हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट सितंबर 2014 के मैथ्स के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है 35,362 में 5 का स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर बताइए। तो 35,362 में जो 5 का स्थानीय मान होगा वो 5 गुणे 5 के बाद 3 डिजिट हैं, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो गया 5000। फिर हमें 5 का अंकित मान बताना है, तो 5 का अंकित मान निकालने के लिए हम वही संख्या लिख देते हैं और अंतर बताना है तो माइनस कर देंगे। तो 5000 में से 5 चला जाएगा तो 4995 बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 किसके बराबर हैं। तो 10 इकाई यानी 10 गुणा 1 तो हुआ 10, फिर 10 दहाई यानी 10 गुणा 10 यानी 100, और फिर 10,000 तो हम लिख लेते हैं 10,000, फिर ये 100 और ये 10 जोड़ लेते हैं 0 1 1 0 1 यानी 10,110। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, 10,110। हमारा अगला क्वेश्चन है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है। तो 210 के पहले धनात्मक गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 210 जो है वो जिन जिन संख्याओं से कट जाता है वही हमारे गुणनखंड होते हैं और उन्हीं गुणनखंडों को हमें जोड़ना है इसमें, ठीक है। तो 210 देखते हैं किन किन संख्याओं से कटते हैं। पहले तो ये 1 से ही कट जाएगा, तो एक गुणनखंड हमारा हुआ 1, और ये 210 स्वयं से भी कट जाएगा, तो 210 दूसरा गुणनखंड हुआ। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 0 2 पंचे 10 यानी कि ये 2 से कट जाएगा, और ये 105 से भी कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 3 सत्ते 21 0, ये 4 से भी कटता है क्या, 4 पंचे 20 4 दूनी 8, ये पॉइंट में चला जाएगा इसलिए 4 से ये नहीं कटेगा। फिर 5 से देखते हैं, 5 चक्कू 20, फिर 1 उधर गया, 5 दूनी 10 यानी कि ये 5 से कट जाएगा, तो एक हमारा गुणनखंड हुआ 5, फिर दूसरा गुणनखंड हुआ 42, क्योंकि 5 चक्कू 20 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 6 से कटता है, तो 6 कम 6 छत्तियाँ 18 19 20 21 6 पंचे 30 यानी कि ये 6 से भी कटता है और 35 से भी कटता है। फिर ये 7 से भी कट जाएगा क्योंकि 7 यहाँ 21 होता है, ठीक। 7 एकम 7 7 यहाँ 21 और ये 0 बचेगा। फिर 8 से कटता है, नहीं कटता है। 9 से कटता है, नहीं कटता है। फिर 10 से काट कर देखते हैं, तो 10 से कट रहा है, एक तो ये 10 हो जाएगा। फिर 10 एकम 10 10 दूना 20 10 एकम फिर 21, 10 से भी कट रहा है और 21 से भी कट रहा है। फिर देखते हैं क्या ये 11 से कटता है, तो ये 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। फिर देखते हैं क्या 14 से कटता है, तो 14 से काटने पर 14 एकम 14 14 एकम 14 14 पंचे 70, इसका मतलब ये 14 से भी कटता है और 15 से भी कटता है। बस इसके आगे ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो बाकी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा 576। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 से सुबह के 9:10 तक और शुक्रवार को 220 मिनट तक काम किया है। उसे 1 घंटा काम करने के 42 रुपये मिलते हैं। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना काम कमाया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने घंटे काम किया गया है। तो 4.5 घंटे, इसको हम लिख सकते हैं 2 चौके 8 और 1 9/2। मंगलवार को 190 मिनट काम किया है। 190 मिनट को जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल यानी 19/6। फिर काम किया गया है सुबह के 5:20 से 9:10 तक। 5:20 से 9:10 तक का अगर हम समय जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3:50, ठीक है। तो 3 घंटे सही है। 50 मिनट को जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, बचा 5/6। 5/6 तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 5/6। अब इसको कर लेंगे छत्तियाँ 18 18 5 23 23/6, तो इसको यहीं ऐड कर लेते हैं 23/6 प्लस। फिर उसने शुक्रवार को 220 मिनट तक काम किया। 220 मिनट को भी हम घंटे में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी 11/3, तो 11/3। अब ये जितना समय हमने निकाला है इसको हम जोड़ लेंगे, जो जितने घंटे निकलेंगे उसको हम 42 से गुणा कर देंगे। तो 9/2 19/6 23/6 प्लस 11/3, 9/2 प्लस 19/6 प्लस 23/6 प्लस 11/3, इनका एलसीएम लेते हैं तो ले लिया 6,
2 से 3, 3 निम 27, 19 प्लस 23 प्लस 22, इसको ऐड करते हैं तो आता है 91/6। ये निकला है इतने घंटे काम किया गया है, 91/6 घंटा काम किया गया है। तो 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपये मिलते हैं, तो इतने घंटे काम करने के लिए कितने रुपये मिलेंगे, तो हम 42 से गुणा कर देंगे। 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 7 एक कम 7, 7 नेम 63, यानी 637 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, 637 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999 और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100, और हमें इसका योगफल बताना है तो जोड़ लेते हैं। 9 9 9 और 1 10 का 0, 9 और 1 10, यानी 10,099। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। तो 26 और 26 शतांक, 26 को हम 26 लिख लेंगे और 26 शतांक को कैसे लिखा जाएगा, 26/100, क्योंकि यहाँ पर शतांक बताया, अगर दशांश बताते तो 10 लिख लेते, शतांक बताया है तो 100 लिखेंगे। अगर यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 2 डिजिट से पहले हमें पॉइंट लगाना होगा, तो इससे ऐसे लगाया। अब 26 प्लस 0.26 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 26.26। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, 26.26। हमारा अगला क्वेश्चन है 19,009 को जब 11 से भाग करते हैं और 9,090 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफलों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले इस संख्या को भाग करके देखते हैं। 11 19,009, 11 एकम 11, 9 से 1 गया 8, उतारा 0, 11 सत्ते 77, 10 से 7 गया 3, उतारा 0, 11 दूनी 22, 10 से 2 गया 8, उतारा 9, 11 अठे 88, 9 से 8 गया 1, यानी कि इस संख्या को जब हम भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 1। अब इस संख्या को भाग करके देखते हैं 11 को 9,090 से, तो 11 अठे 88, 10 से 8 गया 2, उतारा 9, 11 दूनी 22, 9 से 2 गया 7, उतारा 0, 11 छंगा 66, 70 से 66 चला गया, ये 66 हुआ, 70 से 66 चला गया, बचेगा 4। तो इस संख्या को जब हमने भाग किया तो शेषफल आया 1, गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणा, इस संख्या को जब हमने भाग किया तो शेषफल बचा 4, तो 4 एकम 4, कितना बचा गुण, तो कितना हुआ गुणनफल, ऑप्शन 1 सही होगा 4। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो 3 3 9 और 1 10, 10/3 और कितने 1/6 हैं, तो इसी संख्या को हम पलट कर लिख देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 10 दूना 20, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा 20। हमारा अगला क्वेश्चन है गुणनफल 1109 गुणे 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 5,05,050 प्राप्त हो। तो पहले इसको हम गुणा करके देख लेते हैं। 1109 को 505 से, 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 यानी 4 बार 0 लिखते हैं, फिर गुणा 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ा 5 आया, इसको जोड़ा 4 आया, इसको जोड़ा 10, हासिल 1, 5 5 10, 0, हासिल 1, 5 और 1 6 और ये 5, यानी 5,60,045। अब इस संख्या में से माना x घटा दें तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5,60,045 से माना x घटा दें तो हमें 5,05,050 प्राप्त हो जाएगा। अब x को हम इस साइड ले आएँ और इस संख्या को इस साइड ले आएँ, तो इस संख्या को जब हम इस साइड लाएंगे तो x तो बराबर में चला जाएगा और ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो हम नीचे लिख लेते हैं 5,05,050। ठीक है, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो 5 से 0 गया 5, अब 4 से 5 जा नहीं रहा तो यहाँ से कैरी लेते आएंगे, तो 14 में से 5 गया, बचेगा 9, यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर 9 था, 9 से 5 गया 4, यहाँ बचा 5, यानी कि 54,995। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा, 54,995। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। नंबर 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है। नंबर 2 1 किलोग्राम 12 ग्राम बराबर 1.012 किलोग्राम। नंबर 3 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 1010 सेंटीमीटर। या फिर नंबर 4 23/100 को 2.30 लिख सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब इसको अगर हम इसके डिवाइड में लाएंगे तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 1 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बताया जा रहा है 1 मिलीमीटर
1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है, तो ये बात सही है। दूसरा पॉइंट है 1 किलोग्राम 12 ग्राम। 12 ग्राम को हम किलोग्राम में पहले चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें किलोग्राम के बराबर ही बताना है। तो 12 ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जीरो हटाए तो ऊपर भी हमें 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना होगा, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे और पॉइंट लगाएंगे तभी 3 डिजिट हो पाएंगे, ठीक है। और इसमें हमें 1 किलोग्राम जोड़ देना है, ये तो किलोग्राम में ही आ गया है तो हम इसे 1 किलोग्राम और जोड़ देंगे, तो इस तरह से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.012 किलोग्राम, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 1000 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। हमें सेंटीमीटर में जवाब देना है तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 100 से गुणा कर देते हैं, यानी 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर तो हो गया 1010 सेंटीमीटर। तो पॉइंट 3 भी हमारा सही होगा। अब 23/100, इसमें से जब 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, यानी कि 0.23 होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा है 2.30, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत होगा। और पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों जो कि एक ही साइज के हैं में पूर्णतया भरा जा सकता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा? तो एक टंकी में 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों जो कि एक ही साइज के हैं में पूर्णतया भरा जा सकता है। तो ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा? तो 16 जारों में इतना दूध भरा जा सकता है, तो एक जार में दूध जो भरा जाएगा वो होगा 240 लीटर दशमलव 128 मिलीलीटर। जब 16 जारों में इतना दूध भरा जा रहा है तो एक जार में जो दूध भरा जाएगा वो 240 लीटर 128 मिलीलीटर बटा 16 करना होगा, ठीक है। पॉइंट कैंसिल किया, 3 जीरो बढ़ाया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15.008। फिर ये 22 जारों में दूध की मात्रा पूछी जा रही है। जब एक जार की दूध की मात्रा इतनी है तो 22 जारों की दूध की मात्रा निकालने के लिए इसी संख्या को हम 22 से गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 330 लीटर 176 मिलीलीटर। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो समकोण मतलब 90 डिग्री, तो पहले 4 से निकालते हैं, 4 गुणे 90 यानी 360। फिर 2/3 यानी 2/3, समकोण यानी 90, 3 तियाँ 9, 30 दूना 60। तो इसे जोड़ लेते हैं, 0 6 6 12 2 हासिल 1 420। तो 420 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या होगी 420। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी तथा 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है? मान लीजिए ये एक बीकर है जो 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 9 मीटर है। 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पार्ट ये, 3 ये, 3 ये, तो टोटल कितना हुआ? 9 पार्ट। 9 पार्ट में से 6 पार्ट यानी 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, तो 9 में 6 पार्ट पानी भरा है 6 मीटर तक, ठीक है। 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, यानी कि 2/3 भाग है उसमें पानी भरा है, ठीक है। तो अब खाली कितना भाग है? 9 का ये 3 पार्ट खाली है, तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, यानी कि 1/3 भाग। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, 1/3। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर है? तो क्वेश्चन में एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, ठीक है। तो आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, जो कि दिया है 96 सेंटीमीटर, यानी कि आयत का परिमाप भी 96 सेंटीमीटर होगा। फिर हमें बताया गया है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा से वर्ग की भुजा निकालने के लिए वर्ग का परिमाप होता है 4a, जो कि दे रखा है 96 सेंटीमीटर। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि जो उसकी एक भुजा निकलेगी वो होगी 24 सेंटीमीटर। और बताया जा रहा है कि वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। क्या कम है? आयत की चौड़ाई। तो 24 से 4 निकाल देंगे तो बचेगा 20 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हुआ? आयत की चौड़ाई, ठीक है। आयत की चौड़ाई मिली है 20 सेंटीमीटर
अब हमें आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई मिली है 20 सेंटीमीटर। अब लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई मिली है 20 सेंटीमीटर, बराबर किसके होगा, आयत के परिमाप के। आयत का परिमाप दे रखा है वर्ग के परिमाप के बराबर, जो कि है 96 सेंटीमीटर। कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 यानी 48। एल ये 20 चला जाएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में, तो 48 माइनस 20 बचा कितना 28, यानी लंबाई जो हमारी मिली है वो 28 है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई मिली है 28, चौड़ाई मिली है 20। इसको जब हम गुणा करेंगे तो 0, 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 560। अब जो 560 आया है वो आयत का क्षेत्रफल आया है, और हमें बताना है आयत के क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर है। तो 560 गुणा 2, 2 0 0, 2 छंगे 12 का 2 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11, यानी कि आयत के क्षेत्रफल का दुगना 1120 के बराबर है, 1120 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 4, 5, 6 का सबसे छोटा सारगुणज यानी कि एलसीएम, और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सारगुणज यानी कि एलसीएम, उनका अंतर क्या है। तो 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सारगुणज यानी कि लासा निकालेंगे तो 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, तो 2 दूनी 4, पंचे 20 तिया 60, तो ये हुआ 60। अब इसका लासा निकालते हैं तो 5, 6 और 9 का लासा निकालेंगे तो 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, यानी कि इसका लासा निकला है 90। और हमें अंतर बताना है, यानी 90 में से 60 अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 30। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा 30। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण नंबर 1 गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। नंबर 2 गणित शिक्षा के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। नंबर 3 बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। नंबर 4 महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, तो यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में किसकी कमी है। नंबर 1 योग के कौशल की, नंबर 2 स्थानीय मान की अवधारणा की, नंबर 3 पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल की, नंबर 4 योग के सही क्रम की अवधारणा की। तो शिक्षार्थी को ये जो प्रश्न दिया गया था इसमें इन्होंने योग गलत किया है, तो यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में योग के कौशल की कमी होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। नंबर 1 भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। नंबर 2 दी गई आकृति की दर्पण छवि का आरेख बनाइए। नंबर 3 दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं। नंबर 4 किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचिए। तो कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। ऑप्शन 1 सही होगा। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। सिर्फ आरेख बनाना, सममित रेखाएं या फिर आकृति में एक सममित रेखा खींचना यह बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत नहीं करती। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए, यह बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है, यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। नंबर 1 गिन तारा पर संख्याओं की स्थिति, नंबर 2 स्थानीय मान की अवधारणा, नंबर 3 दहाई और इकाई की तुल्यता, या फिर नंबर 4 गणितीय खेल। तो आप देख रहे होंगे वर्गाकार कागज पर जो ये ग्रिड खींचा गया है इसमें स्थानीय मान की अवधारणा को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें इकाई और दहाई के मानों को समझाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, स्थानीय मान की अवधारणा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृति को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हिले के अनुसार वे ज्यामिति के किस स्तर पर हैं। नंबर 1 मानसिक चित्रण स्तर पर, नंबर 2 विश्लेषणात्मक स्तर पर,
नंबर 3 अनौपचारिक निगमन स्तर पर, या फिर नंबर 4 औपचारिक निगमन स्तर पर। तो बच्चे प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। तो वेन हिले के अनुसार वे ज्यामिति के मानसिक चित्रण स्तर पर हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थिति अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। नंबर 1 गणितीय चिंतन एवं विचार, नंबर 2 ज्यामितीय प्रमाण, नंबर 3 गणित की पाठ्यचर्या, नंबर 4 गणितीय शब्द भंडार। तो हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, बात हो रही है लिखित प्रतीक की, तो गणितीय चिंतन शामिल होगा, और मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थिति, तो विचार भी शामिल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, गणितीय चिंतन एवं विचार। तो हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थिति अथवा संदर्भ गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। तो यह गतिविधि शिक्षक की सहायता कर सकती है। नंबर 1 शोर मुक्त कक्षा का वातावरण बनाने में, नंबर 2 अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने के लिए, नंबर 3 प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्त के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने के लिए, नंबर 4 शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने को देते हैं। ठीक है, तो 2 तथ्य जब वो लिखने के लिए देंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोध के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। नंबर 1 गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, नंबर 2 संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, नंबर 3 एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, या फिर नंबर 4 छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो यहाँ कहा जा रहा है चाक्षुष स्मृति अवरोध, यानी कि चाक्षुष का मतलब क्या होता है, दृश्य संबंधी, नेत्र संबंधी, और ऑप्शन 1 में दे रखा है समय बताने में कठिनाई, समय को हम देखकर ही बताते हैं, और चाक्षुष का भी अर्थ होता है दृश्य संबंधी। फिर पूछा जा रहा है गणितीय निष्पादन अवरोध, यानी कि गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्यों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। इस खेल का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 कक्षा के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना, नंबर 2 विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, नंबर 3 आंख हाथ के समन्वय को बढ़ाना, नंबर 4 समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। तो एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित कार्यों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। तो इस खेल का उद्देश्य होगा विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? नंबर 1 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण, नंबर 2 ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, नंबर 3 द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, नंबर 4 सममिति की अवधारणाएं। तो जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं बताने के लिए एक प्रभावी साधन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इन 4 ऑप्शन में हमें सही क्रम बताना है जिससे कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता को बढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। पहले रोजमर्रा की भाषा, फिर गणितीयकरण स्थिति भाषा, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा और लास्ट में प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों या कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है?
नंबर 1, समान प्रकार से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। नंबर 2, समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। नंबर 3, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। नंबर 4, परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। तो गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है? एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता पर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 = 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। योग करने की यह युक्ति क्या है? नंबर 1, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। नंबर 2, पुनर्समूहीकरण। नंबर 3, प्रतिकारी। या फिर नंबर 4, समृद्धि कारक। तो योग करने की इस युक्ति को प्रतिकारी कहते हैं। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक को अवसर उपलब्ध कराती हैं। नंबर 1, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। नंबर 3, कलन विधि यानी एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। नंबर 4, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं के उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। तो मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि यह किसी एक अवसर को उपलब्ध कराती हैं। किस अवसर को? मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। बच्चों को जब हम मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां कराएंगे तो उनकी गणना करने की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो बढ़ेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में समस्या है? नंबर 1, श्रवण स्मृति। नंबर 2, प्रक्रिया स्मृति। नंबर 3, दृश्य प्रक्रमण। या फिर नंबर 4, भाषा प्रक्रमण। तो एक बच्चा संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है तो यह दृश्य प्रक्रमण की समस्या से संबंधित होगा। हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चंस मैथ्स के। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।